दोस्तों पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्यों हुआ था, उसके आउटब्रेक का रीजन क्या था, और आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले फ्रेंच रेवोल्यूशन का आउटकम क्या था, उसका रिजल्ट क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ उसके बाद क्या क्या रिजल्ट आए। तो हम लोग आज इस वीडियो में उसका पूरा डिटेल्स से पढ़ने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। और आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा कि आउटब्रेक क्यों हुआ, तो आप उस वीडियो को ऊपर आई बटन में से जाके देख सकते हैं, या फिर उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुल 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। आप 7 पॉइंट्स भी हो सकते हैं, एक आप अलग कर सकते हैं। तो देखते हैं एक एक करके क्या क्या था। तो सबसे पहला पॉइंट है मोनार्की वाज अबॉलिश इन फ्रांस। जैसे कि आपको पता ही है 21 सितंबर 1792 मीन्स 21 सितंबर 1792 को मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया। क्योंकि कैसे किंग लुई 16 को बंदी बनाकर, और उसके बाद 21 जनवरी कुछ दिनों बाद मीन्स 21 जनवरी 1793 मीन्स 21 जनवरी 1793 को उसको एग्जीक्यूट कर दिया और उसका खेला खत्म। फिर अब चलिए, पहला पॉइंट बहुत ही आसान था और सिंपल था। और दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है फ्रांस बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन यूरोप टू हैव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। फ्रांस जो है ये जब मोनार्की को खत्म करके जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाया, तो वो यूरोप का सबसे पहला देश बना जिसके पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है। ये भी दूसरा सिंपल पॉइंट था। अब हमारा तीसरा पॉइंट है स्लेवरी वाज अबॉलिश इन 1794। जैसे कि आपको पता ही होगा, जैसे कि जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पे आ गया था 1794 में आ गया था, ठीक है। तो फिर उसने सबसे पहले ये स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया था। और फिर क्या, नेपोलियन बोनापार्ट आया 1802 में, उसको 1804 में स्लेवरी को वापस लाया, और फिर लास्ट में जाके 1848 में स्लेवरी पूरी तरह से परमानेंटली अबॉलिश कर दिया गया। अब हमारा चौथा पॉइंट आ जाता है राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जैसे कि आपको पता है 1799 में आ गए थे, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चालू हो गई था डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच में। मीन्स वो आपस में ही झगड़ जाते थे और सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। तो इस चीज़ का फायदा उठाते ही नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ पे आया और फ्रांस का सत्ता संभालने लगा। फिर वहाँ उसे उसका राजा बन गया। और उसके बाद आपको पता ही होगा, पता नहीं होगा तो सुन लीजिए, 1815 में ये बैटल ऑफ वाटरलू में हार गया और इसका खेला खत्म। हमारा पांचवा पॉइंट है अबॉलिशन ऑफ द प्रिविलेज एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ही कि यहाँ पे कुल 6 पॉइंट है, लेकिन आप इसको 7 भी बना सकते हैं। तो इसमें आप यही कर सकते हैं, इसको अबॉलिशन ऑफ द प्रिविलेज को अलग लिख सकते हैं एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम को आप अलग पॉइंट बना के लिख सकते हैं। तो यही हो गया 7 पॉइंट। ये इसको अलग करके आप लिख सकते हैं, तो ये 7 पॉइंट आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, आप समझते हैं अबॉलिशन ऑफ द प्रिविलेज। जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के पास जो जन्मसिद्ध अधिकार था, जिसको प्रिविलेज बोलते हैं इंग्लिश में, तो वो उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया भैया। मीन्स अब उनको भी टैक्स देना पड़ेगा, उनको भी सरकार का आदेश अब सारा चीज मानना पड़ेगा। अब अगला चीज क्या, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम। जैसे अभी आपको मैंने बताया ही कि सारे प्रिविलेज खत्म और सबको टैक्स देना पड़ेगा, और एक यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम के तौर पर सबको देना पड़ेगा। मीन्स सबके लिए बराबर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेट सभी के सभी बराबर टैक्स पे करेंगे। और जो हमारा लास्ट पॉइंट हो जाता है वो है क्रिएशन एंड एक्सटेंशन ऑफ न्यू सिविल राइट्स। अब क्रिएशन नए सिविल राइट्स, जैसे कि राइट अगेंस्ट लॉ, इन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वलिटी, ये सारा चीज लाया गया, और इन सारे सिविल राइट्स को लाया गया और मीन्स आगे बढ़ाया भी गया। एक्सटेंशन, क्रिएशन एंड एक्सटेंशन ऑफ सिविल राइट्स लाया गया और आगे मीन्स दूसरे देश में फैलाया भी गया इन सिविल राइट्स को। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे होगा तो उसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपको किस तरह का और वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल के नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।